जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ग्रुप डी न्यू रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे भरनी है, अगर आप ओबीसी है तो कैसे कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भरे, अगर आप SC/ST है तो कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भरनी है। और आपका सर्टिफिकेट मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपको इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, आपका फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिए। आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 22,195 पोस्ट पर निकाली है और आप इसके फॉर्म 2 मार्च 2026 तक भर पाएंगे और 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस बात करें आपकी फीस की, तो जनरल OBC EWS के लिए 500 और SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल EBC के लिए इनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं फीस के बारे में, वो चीज़ ये है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, अब वो एग्जाम चाहे आप पास करें चाहे फेल करें, आपको जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड हो जाएगी। और जो बाकी कैटेगरी है जिनसे 250 रुपये फीस ली जा रही है, इनको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल के बीच रखी गई है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को अलग से 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर जान ली। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म आ चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आप आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं से कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा PDF सजेस्ट करूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट सजेस्ट करूँ, जहाँ से आप आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही कम प्राइस के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गाइज आपके लिए यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी संपूर्ण चयन सेट 10+2 लेवल का लेकर के आया है। इसमें गाइज आपको क्या क्या मिलेगा, अगर उसके बारे में बात की जाए तो गाइज आपको यहाँ पर इसमें मैथमेटिक्स की बुक मिलेगी। इसमें आपका मैथमेटिक्स गणित एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स है, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और बेसिक ट्रिक्स मिलेंगे, सिर्फ वही पढ़े जो एग्जाम में आएगा पॉइंट टू पॉइंट। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स गणित एग्जाम ब्रह्मास्त्र एनालिसिस मिलेगा, जहां पर पैटर्न डिकोड प्लस स्पीड हैक्स, टॉपिक वाइज हीट मैप, जाने किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, कैलकुलेशन तेज करने के स्पीड हैक आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपका रीजनिंग एक्सपर्ट्स नोट्स मिलेगा, रीजनिंग एग्जाम ब्रह्मास्त्र एनालिसिस आपको मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें बोला है कि 100% लॉजिक क्लियर प्लस वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा समाधान आपको दिया गया है। हर मुश्किल टॉपिक को आसान लॉजिक के साथ में समझा गया है। पैटर्न डिकोड में यहाँ पर आपको पिछले 5 साल के सवालों का निचोड़ मिलेगा। कठिन सवालों को हल करने की टॉपर की ट्रिक आपको यहाँ पर मिलने वाली है इसमें। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में सामान्य जागरूकता एवं करंट अफेयर्स का एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेगा। और साथ ही साथ इसका भी आपको ब्रह्मास्त्र एनालिसिस मिलने वाला है। इसमें भी आपके सेम तरीके से चीज़ों को सरल वे में बताया गया है। और गाइज साथ ही आपका प्लानिंग एंड मिस्ट्री तैयारी की रणनीति आपको यहाँ पर कैसे करनी है, 60 डेज स्मार्ट प्लानर ये आपको मिलने वाला है। साथ ही पेपर सोल्विंग रणनीति कैसे आपको करनी है, उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो गाइज देर किस बात की, इसको आप आज ही परचेज कर लीजिए। अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। कोई इतना बड़ा प्राइस इसका इन्होंने रखा नहीं है, तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। मैंने आपको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही कमेंट पिन में भी दिया हुआ है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप इसको हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में लेना चाहे ले सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सभी ई बुक यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। आप यहाँ पर गेट इंस्टेंट एक्सेस इसके ऊपर क्लिक करके अगर मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे GDH, तो गाइज आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक्स्ट्रा 100 रुपये की ऑफ मिल जाएगी। तो जाइए और उसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना या मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम ID इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही दी गई है। और मैं बता भी देता हूँ, अमजद मलिक AMZADMALIK00। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए अगर आपको कोई भी इशू आता है। आपके सामने यहाँ पर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं
कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है जो कि आपकी 2024 के अंदर ये वेबसाइट लॉन्च की गई थी, तो अगर आपने 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो या फिर 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, आप नया अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे और वो क्रिएट हो भी नहीं पाएगा, तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा और आपके पास दो विकल्प है लॉगिन होने के। पहला है लॉगिन विद आधार। अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर वो नंबर डालना है जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर टिक करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। और गाइज अगर आपको इस वाले लॉगिन वाले प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, कोई एक चीज़। फिर जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर गाइज आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। देन आपको OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से एक न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। अब गाइज ये जानकारी तो हुई उन कैंडिडेट के बारे में जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जो कि पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए। उनको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, इसके लिए वो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर प्लीज़ नोट करके भी उनको यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर आपने 2024 या फिर 2025 के अंदर कोई भी CAN का फॉर्म जो कि RRB के द्वारा इशू किया गया हो वो भर लिया था तो आप इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अब आप इस वाले इंटरफेस पर आए हैं या फिर यहाँ तक आए हैं इस वीडियो के अंदर तो आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आप यहाँ पर इस प्लीज़ नोट को ओके कर दीजिए। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है, एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स हैं जो भी आपने वहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन कराना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा। वो OTP डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करने, टाइम लगा करके एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है आधार वाला। अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कीजिए और जो OTP आएगा वो यहाँ पर
डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर OTP सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप OTP ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कई बार OTP आने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके सामने दिल्ली जोन नहीं आ रहा है। तो गाइज जिन कैंडिडेट के सामने यहाँ पर दिल्ली जोन नहीं आ रहा है उनको यहाँ पर इसमें चंडीगढ़ जोन से अप्लाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जोन का जो एक सब कॉन्टिनेंट जोन है वो यहाँ पर चंडीगढ़ माना जाता है। प्रीवियस भर्ती में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर अगर आपको दिल्ली जोन में अप्लाई करना है तो आप चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेना। अब चलिए यहाँ पर आपको जिस भी जोन में अप्लाई करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कर ले, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरा पहले से इस वेबसाइट के ऊपर OTR हो रखा था, मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ था, तो मेरी जानकारी यहाँ पर कुछ वहाँ से फैच कर ली गई है। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए तो आपको सभी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर एक विकल्प है मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मुस्लिम है तो आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछे कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फी एग्जाम्शन मिलता है आपको, जो कि अगर आप जनरल OBC EWS से आप यहाँ पर अभी 500 रुपये फीस पे कर रहे हो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको 400 रुपये फीस रिफंड होगी और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो ये उसी के संबंध में सवाल है, जिसमें आपको अगर आपने यस कर दिया तो आपको जो फीस रिफंड जो मिलता है वो मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो गाइज आपको आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस किया, तो यस करने पर यहाँ पर मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ पर ये बोला है कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा, जिसमें कि आपको ये दर्शाया गया हो कि हाँ आप आपकी जो फीस है वो रिफंड चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर आप डू यू विश टू अवेल फी एग्जामिनेशन में नो कर देते हैं तो गाइज आपको जो फीस रिफंड होती है आपके एग्जाम के बाद में वो फीस रिफंड नहीं होगी। इसलिए आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट अगर आपके सामने ये ऑप्शन आए तो आप इसमें यस करना। फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड होगी और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो पूरी की पूरी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब आता है मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। आप जिस भी स्टेट में हैं और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो जो वहाँ पर बोली जाती है वो लोकल लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वही आपकी मदर टंग कहलाई जाती है। अब आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आपकी जो एग्जाम है वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इनमें से जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। फिर आता है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो इस निशान के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है और ये निशान आपका जलने का, कटने का, बर्थ मार्क कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा मार्क है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा निशान है तो आप दूसरे निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आती है कास्ट कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड है, जनरल है, तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। बट अगर आपकी कैटेगरी ST है तो यहाँ पर गाइज आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो देना होगा। मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह से विकल्प आएंगे। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो भी आपके सामने यहाँ पर इसी तरीके से विकल्प आएंगे। OBC सिलेक्ट करने पर एक अतिरिक्त विकल्प ये है कि जहाँ पर पूछा कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी या फिर क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर OBC। अगर आप OBC क्रीमी लेयर है तो आपको जनरल के रूप में कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर OBC तो फिर आपको जो रिजर्वेशन के फ़ायदे हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर
नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो इसके बाद में आपको ये बोला है कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 2 मार्च 2026 के बीच, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 2 मार्च 2026 के बीच का बना होना चाहिए और उसमें जो आपकी मैक्सिमम इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर उसमें 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपने दिखाई तो फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा ओबीसी का नहीं मिलेगा, तो उससे कम ही रहनी चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। रही बात विकल्प की, तो विकल्प इस तरह से आपके सामने आएंगे। अगर आप SC ST है तो भी आपके सामने ये सब विकल्प आएंगे और अगर आप ओबीसी है तो भी आपके सामने यही वाले विकल्प आएंगे। जहाँ पर पूछे नेम ऑफ द कास्ट, अब जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए क्योंकि गाइज ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अभी आप वीडियो के अंदर एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देख रहे हैं जो कि ओबीसी का है। इसमें यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पर क्या जानकारी लिखी होती है। तो इसमें गाइज अभी सबसे पहले आपसे पूछिए इसमें नेम ऑफ द कास्ट, तो कास्ट इसमें कहाँ पर मेंशन होती है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट की जो कास्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है तेली कम्युनिटी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू दी तेली कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जो आपको लिखा होगा कास्ट वो कास्ट आपको यहाँ पर इसमें नेम ऑफ द कास्ट में लिख देना है इस तरह से। उसके बाद में पूछा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आवेदन क्रमांक है और प्रमाण पत्र क्रमांक है। तो गाइज जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर कहलाया जाता है। तो आप यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट नंबर में जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है प्रमाण पत्र क्रमांक वो लिख देंगे। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। आप यहाँ पर सक्षम अपने इस सर्टिफिकेट में आइए और देखिए यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट को लिखा गया है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट इस कैंडिडेट का तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट भी तहसीलदार के द्वारा ही जारी हो, ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको देखना है यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट लिखी है। जो भी पोस्ट लिखी है अगर वो हिंदी में लिखी है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, और अगर आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये इस पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर तहसीलदार लिखी है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं कि कौन सी डेट में जारी हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है 15 फरवरी 2025। बट गाइज ध्यान दीजिए कि जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि इस कैंडिडेट का ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें ये पहले का बना हुआ है। तो आपको न्यू बनवा लेना है अगर आपकी डेट पुरानी है। चलिए मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस क्या है वो कंप्लीट आपको एड्रेस के सेक्शन में डाल देना है। आपका नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन कौन सा है वो आप यहाँ पर भर देंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। नीचे एक लाइन है कि टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना। बट मेरा सेम है तो मैंने इसको टिक कर दिया। इसके बाद आप पहले इस जानकारी को सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। कुछ और जानकारी आपको देनी है, बेसिकली सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आप विकलांग है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप लिखने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको जो एक पारा 11.7.2 है उसमें उसके संबंधित स्क्राइब चाहिए। स्क्राइब होते एक अदर पर्सन आपकी जगह पर एग्जाम लिखे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी से आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा कि क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉई है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल अदर देन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, रेलवे के अतिरिक्त अगर आप किसी और विभाग में एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है। बट अगर आप बेरोजगार है तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना। फिर पूछा है कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे, यानी कि क्या आपने जो एक्ट अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिसशिप होती है, क्या वो आपने रेलवे के अंदर कंप्लीट कर ली है और आपके पास यहाँ पर एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है जो कि एनसीवीटी के द्वारा दिया गया हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर किस ट्रेड में ये सर्टिफिकेट मिला है वो बताना होगा। ट्रेनिंग आपने कब से स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करनी होगी, कब तक की थी वो डेट आपको यहाँ पर बतानी होगी। और साथ आपसे पूछा है कि क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है,
अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और सर्टिफिकेट की डेट क्या है, कब आपको सर्टिफिकेट मिला वो डेट भी आपको बतानी होगी। बट अगर गाइज आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया, आपने नहीं किया रेलवे के अंदर NAC, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे बैंक डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के अंदर अपनी फीस रिफंड चाहते हैं वो डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यानी कि जिसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे, बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा जैसे आप डालेंगे और फिर आप यहाँ पर जो IFSC कोड है वो डालेंगे और कंफर्म करेंगे, तो आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये जो IFSC कोड है ये आपको आपकी पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा देखने को, और जो आपकी चेकबुक है वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आइएगा और सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। नाउ आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको 10वीं की जानकारी भरनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टेट बताएंगे कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे, किस डेट में पास कर ली थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, आपका 10वीं का रोल नंबर और फिर आपका जो 10वीं का सीरियल नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आप इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर NAC सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कौन सा ट्रेड है, तो इसमें एनी डिसिप्लिन है तो एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना जहाँ से आपने ITI की है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा ही होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आप ITI के माध्यम से अप्लाई करें तो आप ITI सेलेक्ट करेंगे, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, एनी डिसिप्लिन इसमें ऑप्शन है यानी कि कोई भी डिसिप्लिन वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, फिर आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने ITI की है, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट किसके द्वारा मिला है NCVT या फिर SCVT वो सेलेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपने 12वीं किया तो आप दे सकते हैं, वैसे कंपलसरी रूप में इसमें या तो 10वीं या ITI या फिर NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, बट अगर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं यहाँ पर अगर विकल्प आ रहा है, नहीं तो सिंपल 10वीं की जानकारी भरिए और आगे कुछ और भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद गाइज आपके सामने फोटो का ऑप्शन आता है और सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। आपके फ़ोटो का साइज कितना होना चाहिए यहाँ पर दिया 30 से 49 KB के बीच में, और आपका जो फोटो है किस तरह का रिजेक्ट होगा वो आप देख लीजिए और किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप आपका पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, आप फ़ोटो मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फोटो का प्रोसेस और सिग्नेचर का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको बोला है फोटो कैप्चरिंग इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर क्या करें और क्या ना करें। यू आर अलाउड टू कैप्चर ओनली 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर 3 मौके आपको मिलेंगे अपलोड करने के। सिट इन ए वेल लिट एरिया इन फ्रंट ऑफ ए लाइट कलर्ड बैकग्राउंड, सिट एट द सेंटर एंड अलाइन योर फेस विद द रेड सर्कल, यानी कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है वो आपको यहाँ पर बोला गया है। तो कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपसे पूछे कि आप जुड़वा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको आपका जो फेस है इस वाले बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है। गाइज जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया कि 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और इसको ओपन करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा और अगर उसमें कोई इशू हुआ तो आपको एरर दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर सटीक फाइल सेलेक्ट करेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी रिजेक्ट ना हो। चलिए मैं यह फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। और गाइज अगर आप सही फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो सेलेक्ट कर यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद में राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी, आपको किन किन जोन के लिए आप एलिजिबल है या फिर किन पोस्ट पर एलिजिबल है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके ये अपनी प्रेफरेंस देंगे कि मैं इस पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो एक एक करके आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे देनी है। और जैसे ही आप यहाँ पर ये सभी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो नीचे इसके ऊपर टिक करना है, फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर टिक करना है। पहले इसमें आपको आपका नाम नहीं बल्कि उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी सिटी से अपने फॉर्म भरे उसका नाम दे देना और सेव के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करना। इसके बाद आपने जो भी जानकारी आप भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी जब आप चेक कर ले और पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करके
सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और जब आप आपकी फ़ीस जमा कर देंगे उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग रेलवे आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।